नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम सभी इस वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस के पहले चैप्टर को देखते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है जैव विकास, पारिस्थितिकीय तंत्र एवं उसके घटक। आइए इसके परिभाषा और महत्व को समझते हैं। जैव विकास के परिभाषा और महत्व। जैव विकास यह वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल व उच्च कोटि के पौधे व जंतु पूर्व काल के सरल व निम्न श्रेणी के पौधों तथा जंतुओं से उत्पन्न हुए हैं। ठीक, यह जीवधारियों में धीरे धीरे सतत चलने वाली प्रक्रिया है जैव विकास। ठीक, और अगला पॉइंट है, यह प्रक्रिया अरबों वर्षों से लगातार चलती रही है और जीवों की नई नई जातियां विकसित होती है। उत्परिवर्तन क्या होता है? म्यूटेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, जीवों के विकास में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लाभदायक या हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं तथा प्राकृतिक वर्ण इनमें से उपयोगी विभिन्नताओं का वर्ण करता है। ठीक, अब आइए देखते हैं जैव विकास के प्रमाण को। जैव विकास के प्रमाण में प्रकृति में जैव विकास हुआ है इस बात की पुष्टि निम्नलिखित सशक्त प्रमाणों से होती है। जैसे पहला पॉइंट है जीवों, जंतु व पौधे की तुलनात्मक शरीर रचना से। दूसरा पॉइंट है अवशेषी अंगों से। तीसरा पॉइंट है जीवाश्मों से। चौथा पॉइंट है जीवों के वर्गीकरण से। पांचवा पॉइंट है भ्रौणिकी से। छठा पॉइंट है संयोजी जीवों से। और सातवां पॉइंट है अनुवांशिकी से। ठीक, अब जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत। आइए हम जैव विकास के सिद्धांत को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जैव विकास को समझाने के लिए वैज्ञानिकों की परिकल्पनाओं को सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। मतलब कौन वैज्ञानिक ने क्या बोला है उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं क्या जैव विकास के बारे में कौन कौन से वैज्ञानिक क्या क्या बोले हैं। तो खास तौर से चार वैज्ञानिक जैव विकास पर अपना शोध किए। जैसे पहले हैं लेमार्कवाद, दूसरा डार्विनवाद, तीसरा नव डार्विनवाद और चौथा उत्परिवर्तनवाद। आइए हम सबसे पहले लेमार्कवाद को देखते हैं कि लेमार्कवाद है क्या, या फिर लेमार्क जी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो लेमार्कवाद प्रतिपादन जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, लेमार्क का पूरा नाम है बैप्टिस्ट डी लेमार्क, यह 1809 में सिद्धांत प्रकाशित किए थे। इसमें जो मूलभूत बातें थी, आधारभूत बातें थी, वह थी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति, वातावरण के प्रभाव से अंगों के लगातार उपयोग या अनुपयोग से जो परिवर्तन होते हैं, उपार्जित लक्षण, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। ठीक, और दूसरा पॉइंट है उपयोग तथा अनुपयोग का प्रभाव। जिस अंग का उपयोग आवश्यक होता है वह अधिक विकसित हो जाता है और जो अंग प्रयोग में नहीं आता वह क्षीण होकर अवशेषी अंग बन जाता है। ठीक, उदाहरण के रूप में देखिए, जिराफ ने ऊंचे वृक्षों की पत्तियों खाने के लिए अपनी गर्दन और अगली टांगों का अधिकाधिक प्रयोग किया, क्योंकि पहले जिराफ की गर्दन और टांग इतना लंबा नहीं होता था। लेकिन जब ऊंचे वृक्ष को पत्तियों को खाने के लिए वो अपने गर्दन को हर समय तानता रहता था, अपने पैर को हर समय खींचता रहता था। तो साल दर साल, सैकड़ों साल बाद उनका धीरे धीरे गति गर्दन और पैर का बढ़कर आज इस स्थिति में हम जिराफ को देखते हैं। ठीक, आइए इसका आलोचना क्या है
कि आलोचनात्मक बिंदु देखते हैं, यह सिद्धांत अस्वीकृति कर दिया गया क्योंकि उपार्जित लक्षणों को वंशागत मानना अवैज्ञानिक है। ठीक, ये थे लेमार्कवाद का सिद्धांत। आइए अब डार्विनवाद को हम सभी देखते हैं। डार्विनवाद में है, इसके प्रतिपादक थे चार्ल्स डार्विन। सिद्धांत का नाम है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीवों का उद्भव या चयनवाद। ठीक, इसके नियम जो हैं प्रकृति के आधार पर, प्रकृति वर्ण के आधार पर, ठीक, किसके, प्रकृति वर्ण के आधार पर। तो इसमें है प्रचुर संतानोत्पत्ति, प्रत्येक जीव प्रजनन द्वारा अत्यधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। दूसरा पॉइंट है जीवन संघर्ष, सीमित स्थान, भोजन और अन्य आवश्यकताओं के लिए जीवधारुओं में संघर्ष, सजातीय, अंतरजातीय और वातावरण होता है। ठीक, अगला पॉइंट विभिन्नताओं पर, प्रत्येक जीव में वातावरण के कारण कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। लाभदायक विभिन्नताएं जीव को जीवित रहने में सहायता करती है। ठीक, आइए अगले पेज पे चलते हैं। अगला है योग्यता की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसमें संघर्ष में जो जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं वे ही जीवित रहते हैं, यह है योग्यतम की उत्तरजीविता। और प्राकृतिक वर्ण में है प्रकृति स्वयं स्वस्थ व अनुकूल जीवों को चयन करती है। मतलब अगर प्राकृतिक वर्ण की बात किया जाए तो प्रकृति स्वयं खुद ब खुद अनुकूल जीवों का चयन करती है। आइए अब नव डार्विनवाद सिद्धांत को देखते हैं। तो यह आधुनिक संश्लेषण है जो डार्विनवाद की कमियों को दूर करने के लिए दिया गया। विकास के पद, नई जाति के विकास के कारण उत्परिवर्तन, पृथक्करण, विभिन्नताएं, गुणसूत्रों का संयोग तथा प्राकृतिक वर्ण। ठीक, डार्विनवाद से अंतर, मतलब ये तो नव डार्विनवाद में है, तो जो मूल डार्विन जी ने सिद्धांत दिए थे तो डार्विनवाद से उनसे अंतर क्या है। तो नव डार्विनवाद मानता है कि परिवर्तन तीव्र गति से होता है, डार्विनवाद मानते थे कि वह धीरे धीरे होता है और विभिन्नताओं के उत्पन्न होने के कारण उत्परिवर्तन है, जिसकी व्याख्या डार्विनवाद नहीं कर सका था। ठीक, आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि पारिस्थितिकीय तंत्र एवं घटक है, इकोलॉजिकल सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। इसकी परिभाषा देखते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र या परितंत्र, इकोसिस्टम, पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा अन्य सूक्ष्म जीव जब भौतिक पर्यावरण की दशाओं के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इसे पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, यह वह प्रणाली है जिसमें पर्यावरण के अजैविक तथा जैविक तत्वों के बीच अंतःक्रिया तथा संतुलन पाया जाता है। टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। तो पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? टांसले ने किया था सन 1935 में। ठीक, आइए अगला पॉइंट है पारिस्थितिकीय तंत्र की संरचना। तो पारिस्थितिकीय तंत्र की संरचना में पारिस्थितिकीय तंत्र को संरचना के आधार पर दो घटकों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा हो जाएगा बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। ठीक, तो आइए पहला हम देखते हैं अजैविक घटक। ये भौतिक वातावरण के मूल कार्बन तथा अकार्बन अवयव हैं। कार्बनिक अकार्बनिक तत्व हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल, खनिज, लवण आदि। और कार्बनिक पदार्थ हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स जिसे वसा भी बोलते हैं हिंदी में, प्रोटीन आदि। और जलवायु कारक है सूर्य का प्रकाश, वायु, ताप, मृदा आदि। आइए अब जैविक घटक देखते हैं, बायोटिक कंपोनेंट।
इन्हें भोजन प्राप्त करने के आधार पर 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। किसमें? उत्पादक में। उत्पादक क्या है? हरे पौधे। ठीक। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा या प्रकाश की स्थिति में संश्लेषण द्वारा सूर्य की ऊर्जा से स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक। स्वपोषी। जो स्वपोषी होता है वह उत्पादक होता है। उपभोक्ता जो कंज्यूमर होता है, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक। तो आइए प्राथमिक उपभोक्ता में देखते हैं कौन कौन आता है। शाकाहारी जंतु आता है जो सीधे उत्पादकों पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे हिरण, गाय, बकरी। ये सब प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे जो कि सीधे पेड़ों से या पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। और द्वितीयक उपभोक्ता में क्या आता है? द्वितीयक उपभोक्ता में आता है मांसाहारी जंतु जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, जैसे बिल्ली, मेढक। ये द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएंगे। तृतीयक उपभोक्ता में कौन आएगा? वे मांसाहारी जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे सांप, बाज, शेर। ये तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। अब अगला है अपघटक या अपरभोजी या डिकम्पोजर्स। परजीवी मृत पौधों व जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं। ठीक। जैसे कवक हुआ, जीवाणु। ये अपघटक की श्रेणी में आते हैं। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल। आइए खाद्य श्रृंखला देखते हैं। खाद्य श्रृंखला और पोषी स्तर। इसका परिभाषा है जीवों की वह श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं, खाद्य श्रृंखला कहलाती हैं। ठीक। यह ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण को दर्शाती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का वह प्रवाह एक दिशा में होता है। किसी भी खाद्य कड़ी में अधिकतम 5 स्तर हो सकते हैं। ठीक। जैसे पोषी स्तर और उदाहरण, जैसे उत्पादक होता है घास और प्राथमिक उपभोक्ता हिरण, द्वितीयक उपभोक्ता शेर हो जाएगा। ठीक। आइए आगे देखते हैं खाद्य जाल। फूड वेब, खाद्य जाल। परिभाषा देखते हैं इसका। एक परितंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़कर जो जाल बनाती हैं उसे खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के वैकल्पिक परिपथ, अल्टरनेटिव्स पाथवेज प्रदान करता है। खाद्य जाल में एक जीव विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में भिन्न भिन्न स्थान रख सकता है। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर। आइए हम इसे देखते हैं। जैसे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। खाद्य श्रृंखला में क्या है कि जीवों की संख्या निश्चित 5 से 6 होती है और खाद्य जाल में अनगिनत जीवधारी हो सकते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट है श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में जीवधारी का केवल एक निश्चित पोषण स्थान होता है और खाद्य जाल में एक जीव विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में भिन्न भिन्न स्थान रख सकता है। ठीक। अब आइए पारिस्थितिकीय पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड को देखते हैं। इसके बारे में आइए सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। परिचय पारिस्थितिकीय पिरामिड का। पारिस्थितिक पिरामिडों से परितंत्र के स्वरूप का बोध होता है। दूसरा है खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोग होने वाली ऊर्जा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। मतलब जैसे घास को बकरी खाया, ये बकरी जितना ऊर्जा इससे लेगी, अब इस बकरी को अगर शेर खाएगा तो ये शेर के पास जो ऊर्जा जाएगा बकरी से कम जाएगा। तो इस तरह से
यही कहा कि खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोग होने वाली ऊर्जा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। ठीक। अगला पॉइंट है, यह जीवों की संख्या या जीव द्रव्यमान या ऊर्जा को उत्पादक से उपभोक्ता तक के क्रम में दर्शाते हैं। ठीक। आइए पिरामिड के प्रकार देख लेते हैं। पिरामिड के प्रकार एक है, पहले पॉइंट नंबर 1 देखते हैं जो कि जीव संख्या का पिरामिड है, पिरामिड ऑफ बायो नंबर्स। यह उत्पादक तथा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों की संख्याओं का संबंध प्रदर्शित करता है। घास मैदान या फसल परितंत्र में यह सीधा बनता है। वन परितंत्र में यह उल्टा इन्वर्टर भी बन सकता है, क्योंकि एक बड़ा वृक्ष उत्पादक कम संख्या में होता है जबकि उस पर आश्रित उपभोक्ताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। दूसरा है जीव द्रव्यमान का पिरामिड। पिरामिड ऑफ बायोमास। तो यह जीवित प्राणियों के शुष्क द्रव्यमान को दर्शाता है। स्थलीय परितंत्र में यह सीधा बनता है, उत्पादक का द्रव्यमान सर्वाधिक होता है। ठीक। जलीय परितंत्र तालाब में यह उल्टा बनता है, क्योंकि पादप प्लवक उत्पादक का द्रव्यमान शाकाहारी मछलियों उपभोक्ताओं से कम होता है। ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। यह खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा की पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसमें प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% ऊर्जा ही अपने शरीर द्रव्यमान में रूपांतरित करता है। और ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा, ऑलवेज अपराइट बनता है, क्योंकि ऊर्जा की मात्रा उच्च पोषी स्तरों पर लगातार कम होती जाती है। आइए कुछ एग्जाम फोकस्ड पॉइंट देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को पढ़ा दिया गया है, तो आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा अपने कॉपी में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जैव विकास क्या है, इसके सिद्धांतों जैसे लेमार्कवाद और डार्विनवाद का विस्तार से वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है पारिस्थितिकीय तंत्र की संरचना और इसके जैविक तथा अजैविक घटकों का उदाहरण सहित वर्णन करें। तीसरा प्रश्न है पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या है, इसके तीनों प्रारूपों, संख्या, जीव द्रव्यमान, ऊर्जा का चित्र सहित वर्णन करें। लघुत्तरीय प्रश्न हम देख लेते हैं। लेमार्कवाद और डार्विनवाद में मुख्य अंतर स्पष्ट करें। आप जिराफ का उदाहरण के द्वारा बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की परिभाषा एवं उनमें अंतर बताइए। तीसरा प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा, नव डार्विनवाद की अवधारणा समझाएं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाए जाने वाले अवशेषीय अंगों के उदाहरण दें। अपेंडिक्स, साइरस, पूंछ की हड्डी, कान की मांसपेशी, नरों में निपल्स। अगला ऊर्जा प्रवाह का नियम, खाद्य कड़ी में ऊर्जा का प्रवाह सदैव 10% होता है, जिसके कारण ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यह डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 था, जो कि पूरा हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए। जहाँ कहीं भी कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और अंत में आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।